नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आती है जो कि सबसे ज्यादा जो है वो टफ होता है और एग्जाम की दृष्टि से जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारे पास में वेंटिलेटर। वेंटिलेटर से जो है वो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि ये सबसे टफ टॉपिक में आता है। तो जो सबसे बड़ा टफ टॉपिक है वो हमारे पास लेके आइए, उसको हम जो है वो अच्छे से बताएंगे। यही हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस का मेन मोटो है। तो दोस्तों, लेके चलते हैं आज के डिस्कशन में। वेंटिलेटर बोले या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर, दोनों टर्म्स जो है वो सेम ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पे आपको वेंटिलेटर दिया जाए या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाए, दोनों हेडिंग जो है वो हमारे पास में सेम चीज है। तो दोस्तों, ले लेते हैं वेंटिलेटर क्या होता है। तो दोस्तों, आपने जो है वो वेंटिलेटर अपनी नर्सिंग के टाइम पे या जो है वो अपने प्रोफेशनल में वर्किंग के टाइम पे जब आप स्टाफिंग करते हैं तब इसके बारे में जो है वो जरूर सुना होगा। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं कि वेंटिलेटर जो है या मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो एक मशीन होती है जो कि या तो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है या फिर हम कहें कि उसमें हेल्प करती है। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें कि इट इज द मैकेनिकल मशीन दैट प्रोवाइड द रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड और हेल्प फॉर द रेस्पिरेशन। या तो कंप्लीटली जो है वो रेस्पिरेशन करवाएगी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ये दोनों करवाएगी, या फिर जो है वो उसमें हेल्प करेगी। यानी कि कुछ जो है वो पेशेंट करेगा और कुछ जो है वो वेंटिलेटर करेगा। तो दोनों चीज हो गई, या तो कंप्लीटली जो है वो रेस्पिरेशन देगी या फिर जो है वो कंप्लीटली जो है वो नहीं देगी तो उसमें हेल्प करेगी। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है कि वेंटिलेटर की जो है वो इंडिकेशन क्या है, वेंटिलेटर जो है वो किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो दोस्तों, वेंटिलेटर जो है वो बेसिकली 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आती है जीसीएस जो है वो 8 से कम हो। 8 से जो है वो कम है। जीसीएस क्या होता है दोस्तों? ग्लासगो कोमा स्केल, जो कि कोमा को जो है वो मेजर करने के लिए किया जाता है। टोटल इसकी जो है वो 30 to 15 जो है वो इसके पॉइंट्स होते हैं, रीडिंग होती है, जिसमें हम आई मूवमेंट, मसल्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं, ईवीएम। टोटल जो है वो पॉइंट होते हैं हमारे पास में 3 to 8 तक जो है वो स्टेज आती है हमारे पास में कोमा वाली, 9 to 12 आती है हमारे पास में मॉडरेट, और 13 to 15 जो है वो आती है हमारे पास में माइल्ड वाली। क्लियर है दोस्तों। ये वाली स्टेज आ गई हमारे पास में कोमा स्टेज, ये हो गए हमारे पास में माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज, ये हो गया हमारे पास में माइल्ड स्टेज। एग्जाम में इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम जो है वो पॉइंट कितने होते हैं। तो लोग काफी जो है वो 0 करके आते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल में मिनिमम पॉइंट जो है वो 3 होता है। मिनिमम से मिनिमम पॉइंट की बात करें तो वो 3 होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 से कभी भी कम नहीं होता और 15 से जो है वो ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब भी कोई स्कोर देखते हैं तो 0 आता है, लेकिन ग्लासगो कोमा स्केल में 0 नहीं आता है। ग्लासगो कोमा स्केल 8 से कम है, यानी कि वो इंडिकेशन दे रहा है कोमा का। तो कोमा वाले कंडीशन में जो हम वेंटिलेटर लगाते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास में इंपेयर्ड ऑक्सीजनेशन। किसी भी तरीके से जो है, चाहे तो वो ट्रोमा हो, चाहे वो हमारे पास में मसल्स एट्रोफी हो, चाहे कोई भी चीज हो जिससे हमारे पास में जो रेस्पिरेशन है या ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस जो है वो इंपेयर्ड हो जाती है, उस कंडीशन में जो है वो हम वेंटिलेटर लगाते हैं। और तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास में CO2 रिटेंशन। यानी कि CO2 हमारे लंग्स के अंदर जो है वो ज्यादा इकट्ठी हो गई है, तो CO2 रिटेंशन की कंडीशन में जो हम हमारे पास में वेंटिलेटर लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों। यहां तक जब बेसिकली कि वेंटिलेटर होता क्या है। वेंटिलेटर जो है वो या तो कंप्लीटली हमारे पास में रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाता है या फिर उसमें हेल्प करता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि वेंटिलेटर जो है वो 3 कंडीशन में लगा सकते हैं। एक तो ग्लासगो कोमा स्केल अगर 8 से कम है तो, या फिर इंपेयर्ड ऑक्सीजनेशन है तो, या फिर CO2 रिटेंशन है तब। ये चीज क्लियर होगी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों, बात आ जाती है कि इससे पहले मैं वेंटिलेटर को आगे लेके चलूं तो 2-3 वर्डों के बारे में जो है मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। दोस्तों, वेंटिलेटर जो है वो अलग अलग टाइप से जो है वो डिवाइड किया गया है। देन उसके मोड हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। तो कुछ टर्म्स आती है, कुछ नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव आते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, कुछ वॉल्यूम कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल आते हैं। तो इन सबको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 1 by 1 करके लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में इन्वेजिव और दूसरा आ जाता है हमारे पास में नॉन इन्वेजिव। यानी कि इन्वेजिव वेंटिलेटर में क्या होता है और नॉन इन्वेजिव में क्या होता है। बेसिकली फंडा अगर हम बात करें कि इन्वेजिव वेंटिलेटर में क्या होता है कि कोई भी ट्यूब जो है वो हमारे शरीर के अंदर डाली जाती है, चाहे वो हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब हो या फिर हमारे पास में ट्रेकिस्टोमी ट्यूब हो। कोई भी ट्यूब जो हो हमारे जो है वो शरीर के अंदर डाली जाएगी, गले के अंदर डाली जाएगी, ट्रेकिया के अंदर डाली जाएगी, वो होता है हमारे पास में इन्वेजिव।
और दूसरा होता है हमारे पास में नॉन इन्वेजिव, जैसे आपको पता चला है कि मास्क आते हैं, बाइपेप के मास्क आते हैं जो कि बाहर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं और उनको जो है वो टाई किया जाता है, वो होता है हमारे पास में नॉन इन्वेजिव। क्लियर है दोस्तों। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है और नेगेटिव वेंटिलेटर प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव वेंटिलेटर प्रेशर में क्या करते हैं, हम ट्रेकिया से जो है वो हवा अंदर डालते हैं, यानी कि या तो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा दी या फिर हमने मास्क लगा दिया। यहां पे इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का मतलब नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि एयर जो है वो हमारे पास ट्रेकिया से अंदर जाएगी, यानी कि यहां पे हमने मास्क लगा दिया, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा दी, ईटी ट्यूब लगा दी, उसके प्रेशर से जो है वो हम हवा अंदर डालेंगे, देन वापस खींचेंगे, तो वो चीज हो जाती है हमारे पास में पॉजिटिव वेंटिलेटर प्रेशर। नेगेटिव वेंटिलेटर प्रेशर में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में लंग्स है उसको हम एक्सपेंशन करेंगे, उसको हम फैलाएंगे, तो हवा जो है वो अंदर जाएगी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास में जो है वो दो ट्यूब लाइक, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास में पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। एक तो चीज क्या आती है कि एयर को जो है वो हम यहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे और यहां से निकालेंगे, तो ये तो हो जाता है हमारे पास में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, यानी कि यहां से डाल रहे हैं और यहां से निकाल। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसको यूं करूं या फिर यहां बाहर की तरफ फैलूं, तो उसके बाद एयर जो है वो अंदर जाएगी, यानी कि यहां पे नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगे तो हवा अंदर जाएगी और वापस प्रेस करेंगे तो हवा बाहर आएगी। ये हो जाता है हमारे पास में दैट इज नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, और ये हो जाता है हमारे पास में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। क्लियर है यहां तक दोस्तों। अब उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं हमारे पास टोटल वेंटिलेटर को समझने के लिए जो है बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन इसको जो है वो मैं आपको चार चीजें जो है वो क्लियर करवाता हूं, उसके बाद आपको वेंटिलेटर समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं डिस्कस करता हूं। पहली चीज आ जाती है हमारे पास में वॉल्यूम, यानी कि कितनी वॉल्यूम जो है वो एयर हम अंदर देंगे और कितनी जो है वो बाहर निकालेंगे, वो चीज होती है हमारे पास में वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है दोस्तों। कितनी एयर जो है वो अंदर डाली जाएगी और कितनी एयर जो है वो बाहर निकाली जाएगी, वो होती है हमारे पास में वॉल्यूम। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में प्रेशर। तो दोस्तों प्रेशर क्या चीज होती है, प्रेशर होता है कि किस प्रेशर से जो है वो एयर को अंदर डाला जाएगा और किस प्रेशर को जो है वो बाहर निकाला जाएगा, ये चीज होगी वॉल्यूम एंड प्रेशर। लेकिन दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ी चीज जो हमें समझने वाली चीज है कि ये क्या होता है कि इन दोनों चीजों में एक जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी जो है वो हमारे पास में डिफाइंड होती है, यानी कि एक जो है वो कंट्रोल वेरिएबल होता है और दूसरा जो है वो डिफाइन होता है। अब कंट्रोल और डिफाइन को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमने वेंटिलेटर की वॉल्यूम डिसाइड कर दी है तो प्रेशर जो है वो वेंटिलेटर खुद डिसाइड करेगा। ध्यान से समझिए, अगर हमने एनेस्थेटिक ने जो है वॉल्यूम डिसाइड कर दी तो प्रेशर जो है वो वेंटिलेटर खुद से डिसाइड करेगा। अगर हमने प्रेशर डिसाइड कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो वेंटिलेटर खुद से डिसाइड करेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको जो है वो अलग से समझते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि ये कोई ट्यूब है, ये है ट्यूब और यहां पे मैंने एक लंग्स बना दिया, और ये है कोई ट्यूब और यहां पे मैंने लंग्स बना दिया। क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहां पे मैंने ट्यूब लगाई है, रबर ट्यूब। कौन सी ट्यूब, रबर ट्यूब, जो टायर या मोटरसाइकिल की ट्यूब में आती है, वो मैंने लगा दिया, यानी कि ये लंग्स जो है वो स्टिफ है। क्या है दोस्तों, स्टिफ लंग्स है, टाइट है। और दूसरा जो है वो है हमारे पास में कंप्लाइन, या हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट लंग्स है। अब देखो दोस्तों, हमने कहा कि मुझे 500 टाइडल वॉल्यूम चाहिए। क्या हो गया दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम कितनी चाहिए, यहां पे हम डिसाइड कर रहे हैं वॉल्यूम। हमने कहा कि हमें 500 टाइडल वॉल्यूम चाहिए। देन वेंटिलेटर क्या कहेगा कि 500 टाइडल वॉल्यूम तो दे दूंगा, लेकिन यहां पे प्रेशर जो है वो 30 mmHg लगेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 mmHg नहीं होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कहेगा कि ठीक है मैं 500 टाइडल वॉल्यूम दे दूंगा, लेकिन 30 mmHg का प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पे ये स्टिफ है, हार्ड है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है। 500 सीसी 500 ml हवा को जो है वो फैलाने के लिए, इसको अंदर डालने के लिए प्रेशर ज्यादा लगेगा। सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं कि ये है, देन हम कहेंगे कि हमें 500 सीसी जो है वो एयर चाहिए या 500 सीसी टाइडल वॉल्यूम चाहिए, तो यहां पे 10 mmHg प्रेशर में ही काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे लंग जो है वो कंप्लाइन है, सॉफ्ट है। तो अगर लंग्स जो है वो स्टिफ होते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और लंग्स अगर कंप्लाइन होते हैं तो हमारे पास में जो है वो प्रेशर कम हो जाता है।
क्लियर है? इसको दूसरे वाइस वर्सा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे यहां पे जो है वो 30 प्रेशर चाहिए। क्या प्रेशर चाहिए? 30 प्रेशर से जो है वो मुझे यहां पे 30 प्रेशर चाहिए। तो ये कहेगा कि 30 प्रेशर मेंटेन करने के लिए, अब मैंने वॉल्यूम डिसाइड नहीं की, अब तक तो मैंने वॉल्यूम डिसाइड की कि 500 सीसी जाना चाहिए। यहां अलग प्रेशर से जा रही है और यहां अलग प्रेशर से जा रही है। दूसरे शब्दों में लेते हैं कि मैंने कहा कि मुझे 30 mm Hg का प्रेशर चाहिए। तो दोस्तों यहां पे अगर 30 mm Hg का प्रेशर डालेंगे तो यहां पे हवा सिर्फ 500 सीसी जाएगी, लेकिन अगर यहां पे 30 mm Hg का प्रेशर ले लेंगे तो हवा जो है वो 700 सीसी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लाइन है, सॉफ्ट है। तो दोस्तों रेशियो क्या निकल जाएगा उसको हम देख लेते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास में कंडीशन है कि हमने पहले वॉल्यूम डिसाइड की, या हम दूसरे देख लेते हैं कि स्टिफ लंग्स है, स्टिफ लंग है, और इसमें हमने कहा सबसे पहले हमने डिसाइड किया अगर स्टिफ लंग्स है तो प्रेशर जो है वो क्या होगा दोस्तों? प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहेगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहेगा। अगर हमने वॉल्यूम डिसाइड कर दी कि मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे 500 सीसी चाहिए, तो यहां ज्यादा प्रेशर से जो है वो डालना पड़ेगा। अगर यहां पे लंग जो है वो कंप्लाइन है, सॉफ्ट है, तो क्या होगा कि कम प्रेशर में भी जो है वो काम चल जाएगा, यानी कि डिक्रीज प्रेशर में भी काम चल जाएगा। वाइस वर्सा लेते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे जो है वो 50 प्रेशर चाहिए, तो 50 प्रेशर में जो है वो स्टिफ वाले में जो है वो वॉल्यूम कम जाएगी क्योंकि वो टाइट है। हमने कहा 50 mm Hg का प्रेशर चाहिए मुझे, तो 50 mm Hg का प्रेशर है, लेकिन वहां पर रबर ट्यूब लगी हुई है, इसलिए वहां पे जो है वो वॉल्यूम कम जाएगी। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में यहां पे कम गई है। लेकिन मैंने यहां पे बोल दिया कि मुझे 50 प्रेशर चाहिए, तो वॉल्यूम जो है वो यहां पे ज्यादा जाएगी। क्लियर है दोस्तों? कहने का मतलब यही है कि यहां पे कहता है कि अगर आपने प्रेशर डिसाइड कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो वेंटिलेटर खुद डिसाइड करेगा। अगर आपने वॉल्यूम डिसाइड कर दी तो प्रेशर डिसाइड जो है वो वेंटिलेटर खुद से करेगा। दोनों चीज एनेस्थेटिक खुद से कंट्रोल में नहीं कर सकता। हमने कहा मुझे 500 सीसी जो है वो वॉल्यूम अंदर डालनी है लंग्स में, तो अगर लंग्स स्टिफ है तो वेंटिलेटर बोलेगा कि भाई यहां पे लंग्स स्टिफ है तो प्रेशर जो है वो 30 का लगेगा, चल जाएगा काम? बोला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली कंडीशन है कि मुझे जो है वो 500 सीसी एयर चाहिए लंग्स के अंदर, तो यहां पे लंग्स जो है वो कंप्लाइन है, तो कहेगा कि यार यहां पे तो 10 mm Hg प्रेशर में काम हो जाएगा, 10 mm Hg में तुम्हारा काम चल जाएगा? बोला चल जाएगा। दूसरी कंडीशन, मैंने कहा कि मुझे 50 mm Hg का प्रेशर यहां पे लंग्स में चाहिए, तो वेंटिलेटर बोलेगा कि यार 50 mm Hg प्रेशर के लिए जो है वो मुझे वॉल्यूम जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो स्टिफ लंग है तो वॉल्यूम कम ही जाएगी क्योंकि प्रेशर तो 50 का 400 में ही चला जाएगा। अगर यहां पे सॉफ्ट है तो यहां पे कहेगा कि 50 mm Hg प्रेशर के लिए मुझे वॉल्यूम ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि तो ये चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। क्लियर है? देन उसके बाद में यहां पे ये चीज होगी। देन वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम जो है वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, ये एक मेथड आ जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम को डिसाइड करने के लिए, टाइडल वॉल्यूम को डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है हमारे पास में 5 to 15 ml पर kg। ये जो है वो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, 5 से 15 ml पर kg के हिसाब से जो है वो टाइडल वॉल्यूम देते हैं। ml बोल दो या सीसी बोल दो, दोनों एक ही चीज है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। तो यहां से 5 से 15 ml या सीसी पर केजी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है हमारे पास में 10 ml पर केजी। 10 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो टाइडल वॉल्यूम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 60 किलो का कोई आदमी है, 60 केजी का जो है वो कोई पर्सन है, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, यहां है 10 ml पर केजी, यानी कि 60 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 सीसी, उसमें जो है वो टाइडल वॉल्यूम चाहिएगी। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम डालने का। लेकिन दोस्तों आजकल जो है वो ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम वाले जो है वो एडवांस हो चुके हैं, तो ये फॉर्मूला जो है पहले पूछा जाता। आजकल क्या पूछा जाता है, आजकल न्यू फॉर्मूला पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू बेस आइडल बॉडी वेट, यानी कि आइडल बॉडी वेट के अनुसार जो है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों 6 to 8 सीसी पर इंटू टोटल बॉडी आइडल वेट, टोटल बॉडी आइडल वेट, यानी कि 6 से 8 सीसी इंटू टोटल बॉडी आइडल वेट के अनुसार जो है वो
फॉर्मूला लगता है। अब बात आ जाती है कि टोटल आइडल बॉडी वेट जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों टोटल बॉडी आइडल वेट की बात करें तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। टोटल बॉडी वेट जो है वो हमें देखना है, तो 50 अगर मेल में देखेंगे तो 50 प्लस 2.3 इंटू टोटल हाइट इन इंचेज माइनस 60, वो आ जाएगा हमारे पास में टोटल बॉडी वेट या टोटल आइडल बॉडी वेट। आइडल बॉडी वेट जो है वो इस तरीके से निकाला जाएगा जैसे बीएमआई निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक उसी तरीके से आइडल बॉडी वेट का भी जो है वो फॉर्मूला होता है। मेल के अंदर देखेंगे तो 50 प्लस 2.3 इंटू हाइट इन इंचेज माइनस 60। अगर फीमेल की बात करें तो सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगा 45.5, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। 45.5 प्लस 2.3 हाइट इन इंचेज माइनस 60। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, यानी कि इसको जो है वो इंच में करें तो वो आ जाएगी 70 इंच। तो फॉर्मूला के अनुसार 50 प्लस 2.3 इंटू हाइट इन इंच यानी कि 70 इंच माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 2.3 इंटू 10। अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50 प्लस 23 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 73। तो 73 को जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, किससे, इससे। 73 जो है वो आया 73 इंटू 6 to 8 यानी कि मान लो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जितना भी निकलेगा हमारे 500 550 जितना भी निकलेगा वो हो जाएगी हमारे पास में टोटल बॉडी आइडल वेट। क्लियर है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो है वो निकाला जाता है। तो हमारे पास में दो चीजें कंप्लीट होगी, एक चीजें हमारे पास में कंप्लीट होगी, प्रेशर और वॉल्यूम का दोनों का जो है वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज और आ जाती है हमारे पास में, वो आ जाती है पीप। क्या आ जाती है दोस्तों, पीप क्या होती है? तो पीप जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। पीप को बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या होता है कि एक्सपायरेशन के बाद में जो है वो हमारी एल्विलाई में कितना प्रेशर जो है वो बचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पीप। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, यानी कि एक्सपायरेशन के बाद में जो है वो कितना हमारे एल्विलाई के अंदर प्रेशर बचा हुआ है उसको बोलते हैं पीप। कुछ डिजीज के अंदर जो है हमें पीप ज्यादा रखनी पड़ती है और कुछ डिजीज के अंदर जो हमें पीप कम रखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एआरडीएस पेशेंट के अंदर जो है वो पीप हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है तो पीप हमें जो है वो डिक्रीज रहनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका जो है वो हम पीप रखते हैं 3 to 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये जो है वो इतना जो है हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू है 3 to 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। किसमें ज्यादा रखते हैं दोस्तों, पीप जो है वो ज्यादा रखी जाती है ARDS कंडीशन में, और कम किस में रखी जाती है, कम रखी जाती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में जो है पीप कम रखी जाती है। तो इसका भी जो है वो ध्यान में रखना है। पीप की जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीप की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों पीप की फुल फॉर्म होती है हमारे पास में पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अगर हम फॉर्मूला की बात करें या इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो वो होता है दोस्तों 3 to 5 mmHg। ये जो है वो हमारे पास में पीप का नॉर्मल वैल्यू होती है। क्लियर है। तो ये चीजें जो है हमारे पास दोनों क्लियर होगी। हमने वॉल्यूम क्लियर कर दिया, देन प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब आ जाती है हमारे पास में रेट। तो दोस्तों रेट क्या होती है, नॉर्मली हम बात करें कि कितनी रेट से पर मिनट जो है वो कितनी रेट से जो है वो हमें रेस्पिरेशन देना है, तो वो आ गए हमारे पास में रेट। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आ जाती है 12 to 16 आ जाती है, या फिर जो है वो अगर हम बात करें 12 to 20 जो है वो ब्रीथ पर मिनट जो है वो आ जाती है। कई कंडीशन में हमें रेट जो है वो कम रखनी पड़ती है और कई कंडीशन में जो है वो हमें रेट ज्यादा रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेट की, तो रेट में अगर मैं बात करूं कि ARDS की कंडीशन में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS की कंडीशन में रेट जो है वो 60 to 20 बीट्स पर मिनट होती है। और अगर हमें जो है वो CO2 रिटेंशन करना है, मान लीजिए COPD की कंडीशन में जो है वो रेट होती है हमारे पास में 12 to 14 बीट्स पर मिनट, यानी कि COPD की कंडीशन में हमें रेट जो है वो कम करनी होती है, और ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में रेट जो है वो बढ़ा के रखनी पड़ती है, वो होती है हमारे पास में 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास में रेट। अब बात आ जाती है
O2, O2 बोले तो FiO2, फ्रिक्शन ऑफ O2। तो फ्रिक्शन ऑफ O2 भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको बहुत आसान समझना है। जैसे मैंने एयर ली, मैंने इंस्पिरेशन किया, तो इंस्पिरेशन में मान लीजिए कि मैंने 100 ml गैस अंदर ली, 100 cc गैस अंदर ली, देन उसमें हमारे पास में ऑक्सीजन कितनी की, ऑक्सीजन ये 21%, क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कितनी है 21%। तो 21% जो है वो ऑक्सीजन मेरे अंदर गई, बाकी 78% जो है वो नाइट्रोजन, रिमेनिंग जो है वो गैस गई। लेकिन मुझे चाहिए कि इस 100 सीसी में मैं मैक्सिमम ऑक्सीजन ले लूं, तो उसके लिए होता है FiO2। FiO2 जो है वो हमारे पास में 21 से लेके जो है वो 100 होती है, यानी कि प्योरली ऑक्सीजन भी हमें ले सकते हैं। और ये दोस्तों टोटली डिपेंडेंट होती है एबीजी पे, एट्रियल ब्लड गैसेज एनालिसिस पे डिपेंड होती है। अगर हमारे एबीजी में ऑक्सीजन कम है तो हम जो है वो FiO2 बढ़ा देते हैं, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो FiO2 डिक्रीज कर देते हैं। तो FiO2 डिपेंड होती है दोस्तों कि हमारे पास में कि एबीजी जो है वो एबीजी एनालिसिस हमें क्या कहता है। अब ये भी नहीं है कि आप 100% ऑक्सीजन लगा के ही रखो, क्योंकि इससे जो है वो मसल्स डिस्ट्रोफी भी होती है, मसल्स वीक भी होती है। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या है, जब इजीली सारी चीज मिलने लग जाती है तो वो काम करना धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो FiO2 को भी जो है हमें बहुत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो क्लियर है दोस्तों। वॉल्यूम हमने डिस्कस कर दिया, टाइडल वॉल्यूम जिसको हमने डिस्कस कर दिया। वॉल्यूम और प्रेशर में आप एक चीज कांस्टेंट रख सकते हो, दूसरी वेरिएबल होती है। प्रेशर आपने फिक्स कर दिया है तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास वेंटिलेटर देगा, और अगर वॉल्यूम डिसाइड कर दिया है तो हमारे पास में प्रेशर जो है वो वेंटिलेटर डिसाइड करेगा। क्लियर है। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया टाइडल वॉल्यूम का। नॉर्मली 5 से 15 होता है, एवरेज की बात करें 10 होता है, और अगर आइडल बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 50 प्लस 2.3 इंटू टोटल हाइट इन इंचेज माइनस 60, और फीमेल में बात करें तो 45.5 इंटू 2.3 टोटल हाइट इन इंचेज माइनस 60। इस तरीके से जो है वो टोटल आइडल बॉडी वेट निकाला जा सकता है। टोटल आइडल बॉडी वेट को जो है वो 5 to 6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। क्लियर। अब यहां पे एक चीज और निकल के आती है जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा वेंटिलेटर जो है वो हम चूज करते हैं। तो यहीं से निकल गया, क्योंकि बच्चों में क्या है, लंग्स जो है वो कंप्लाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें हमें प्रेशर पे ध्यान देना है। तो प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो डिसाइड किया जाता है, बाकी 90% हम वॉल्यूम बेस्ड जो है वो वेंटिलेटर चूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो यहां तक जो है वो हमारे पास में सारी चीजें क्लियर होगी। अब बात आ जाती है हमारे पास में कि टोटल बॉडी वेट आ गया। अब उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन जो है वो वेंटिलेटर का बहुत अलग अलग तरीके से किया है, बहुत कंफ्यूजन तरीके से किया है। इसलिए मैंने आपके लिए एक सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन जो है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास में बोर्ड में इस तरीके से। दोस्तों यहां पे पहला है असिस्ट मोड। असिस्ट मोड का मतलब ये होता है कि टोटल रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो पेशेंट खुद से करेगा, वेंटिलेटर उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। असिस्ट का मतलब समझते हो, हम कोई ड्रेसिंग करें, कोई उसको असिस्ट करवा रहा है, या कोई काम कर रहे हैं उसको असिस्ट करवाना। असिस्ट का मतलब होता है कि उस वेंटिलेटर को या उस चीज को जो है वो टोटल काम तो वही कर रहा है, सिर्फ असिस्ट करवाना था। तो इस मोड में क्या होता है दोस्तों, इसमें वो मोड आते हैं जिसमें कंप्लीटली रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्लाइंट या पेशेंट खुद से करता है, सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर उसको असिस्ट करता है। अब दोस्तों ये पॉजिटिव वेंटिलेटर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इन्वेजिव भी हो सकता है, नॉन इन्वेजिव भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन उसमें मेन चीज रहेगा असिस्ट मोड। समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखो अभी सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा आता है हमारे पास में कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड ये होता है कि उसमें वेंटिलेटर का जो है वो कंट्रोल होता है। वेंटिलेटर जो है वो खुद से सारी चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये दो मोड आ गए। अब देखो असिस्ट मोड में हमारे पास में तीन चीजें हैं, सीपेप, बाइपेप और पीएसवी। सीपेप होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्लियर है। बाइपेप होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और पीएसवी होता है प्रेशर सपोर्ट वॉल्यूम या प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर। कंट्रोल मोड की बात करें, पहला सीएमवी है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। देन आ जाता है हमारे पास एसीवी या एसीएमवी,
एसी हो गया असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेटर, या फुल फॉर्म होगी असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर, दोनों एक ही चीज है। फिर आ जाता हमारे पास में SIME सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेटर, और लास्ट आ जाता हमारे पास में स्पॉन्टेनियस मोड। देखो वन बाय वन करके जो है वो हम इसको दूर करेंगे, और इस तरीके से दूर करेंगे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं CPAP। तो दोस्तों ये हमारे पास में आ गया CPAP। CPAP क्या होगा? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कंटिन्यूअस रहेगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और सामने जो है वो पंखा चला दिया। पंखा मान लीजिए 5 की स्पीड से, क्या है, पंखा जो है वो 5 की स्पीड से या 6 की स्पीड से जो है पंखा चल रहा है। अब सपोज कीजिए यहां सामने पंखा चल रहा है और मैं यहां इसके सामने जो है वो रेस्पिरेशन ले रहा हूं। रेस्पिरेशन कौन करेगा? मैं हूं, क्योंकि असिस्ट में आता है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो मैं ही करूंगा। तो देन पंखा सामने चल रहा है। अब देखो दोस्तों होगा क्या, जब मैं इंस्पिरेशन लूंगा तो हवा ज्यादा अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि पंखा चल रहा है, बार बार हवा मेरे मुंह पे फेंक रहा है, तो ज्यादा एयर जाएगी देन कंपेयर टू नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे मैं यहां हूं, मैंने रेस्पिरेशन किया, देन इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, लेकिन अगर मैंने पंखे के सामने किया तो थोड़ी सी ज्यादा हवा अंदर जाएगी। लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तभी भी क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा, यानी कि मेरी एल्वेलाई जो है वो थोड़ा सा प्रेशर उसमें मेंटेन रहेगा, क्योंकि बाहर जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब देखो इसको जो है वो थोड़ा सा जो है मैं ग्राफ के रूप में दर्शा देता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास में नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये हमने जीरो मान लिया। वैसे प्रेशर जीरो नहीं होता है, लेकिन मैं एक रेस्पिरेशन के हिसाब से बता रहा हूं। पेशेंट ने इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन, ये हमारे पास में नॉर्मल। देन आ जाता है हमारे पास में, ये हो गया पॉइंट 6 पे क्या हुआ, पंखा चल रहा है, यानी कि 6 प्रेशर जो है वो लग रहा है, 6 प्रेशर यहां पे लग रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, दोनों चीजें बढ़ेगी, इंस्पिरेशन जो है वो बढ़ेगा और एक्सपिरेशन भी जो है बढ़ेगा, यानी कि डायग्राम जो है इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो गया हमारे पास में CPAP। क्यों? क्योंकि यहां पे पंखा सामने चल रहा है, तो जब मैं इंस्पिरेशन करूंगा तो पंखा थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर के साथ हवा थोड़ी सी अंदर जाएगी, तो इंस्पिरेशन भी ज्यादा होगा। देन उसके बाद एक्सपिरेशन होगा, तो उसमें हमारे पास में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगी। तो ये जो चीज हो रही है ये हो गए हमारे पास में CPAP। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ये मास्क है हमारे पास में, और मास्क के ऊपर हवा कंटिन्यूअसली आ रही है, एक पंखा चला रखा है CPAP में, एक पंखा चल रहा, हवा कंटिन्यूअसली जा रही है। जब इंस्पिरेशन करेंगे तो थोड़ी सी हवा ज्यादा चली जाएगी, और एक्सपिरेशन करेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, ताकि हमारे पास पीप जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। क्लियर है? उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई आपको समझाने की जरूरत है। दूसरा आ जाता है हमारे पास में, दैट इज BiPAP। दूसरा आ जाता है हमारे पास में BiPAP, जो सबसे ज्यादा जो है वो आपने सुना होगा। इसको हम ले लेते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। बेसिकली जो है वो ये काम में लिया जाता है COPD में, COPD कंडीशन। इसमें क्या करते हैं, जस्ट सेम लाइक दैट CPAP, यानी कि CPAP की तरह ही जो है वो सेम होता है। तो सर सेम होता है तो इसका ऐसा नाम क्यों? थोड़ा सा सेम होता है, थोड़ा सा चेंजेस ये होता है। थोड़ा सा क्या चेंजेस होता है, यहां पे हमारे पास में ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का ग्राफ था, ये 0 था, और यहां पे इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये नॉर्मल ग्राफ चलता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये पंखा चल रहा है। अब ये पंखा थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट किस तरीके से, अब ये पंखा ये कहता है कि जब तुम इंस्पिरेशन लोगे तब तो ये स्पीड 12 की कर देता है, और जब एक्सपिरेशन लेंगे तब स्पीड 6 की रहेगी। यानी कि इंस्पिरेशन लेंगे तो स्पीड 12 की हो जाएगी, और एक्सपिरेशन लेंगे तो स्पीड जो है 6 की हो जाएगी। इंस्पिरेशन लेंगे 12 की हो जाएगी, एक्सपिरेशन में 6 की हो जाएगी। इंस्पिरेशन 12 की, एक्सपिरेशन में 6 की। तो इंस्पिरेशन वाली को बोलते हैं IPAP। क्या बोलेंगे? IPAP। और एक्सपिरेशन वाले को बोलेंगे हम EPAP। क्या हो गया? इंस्पिरेशन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये तो हो गया 12, और एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये हो गया एक्सपिरेशन में। यानी कि जब हम श्वास लेंगे तो पंखा ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पंखा जो है वो कम हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें पहले वाले से ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रेशर तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा जो है वो चेंज है। तभी तो आपने जो है वो देखा होगा कि BiPAP की जब सेटिंग करते हैं तो BiPAP पे जो है वो एनेस्थेटिक बोल देता है कि इसको 12 और 6 का प्रेशर रखना।
mmHg, यानी कि 12 और 6 का प्रेशर रखना। तो 12 क्या है दोस्तों, 12 है आईपेप इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और 6 क्या है एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इस तरीके से ये बाइपेप जो है वो होता है। क्लियर है? पहला था हमारे पास में सीपेप, दूसरा था हमारे पास में बाइपेप, अब आ जाता है हमारे पास में पीएसवी, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है, इसको जस्ट इस तरीके से समझो कि प्रेशर सपोर्ट में हर जगह जो है वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा। इंस्पिरेशन में इंस्पिरेशन का काम करेगा, एक्सपिरेशन में एक्सपिरेशन का काम करेगा। ठीक उस तरीके से जैसे कोई कैंडिडेट जो है वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, डंबल्स तो वो ही उठाते हैं, लेकिन उसमें क्या करता है जो ट्रेनर होता है वो जस्ट होल्ड ऑन करता है कि अगर कभी भी कुछ ड्रॉबैक होता है तो वो सारी चीजों को वो संभाल लें। तो उसके लिए क्या करता है, पीएसवी होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सपोर्टिव वेंटिलेशन या प्रेशर सपोर्टिव वेंटिलेशन। उसमें एक थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मेंटेन बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है डंबल्स तो जो है वो सारा का सारा वो क्लाइंट ही उठाता है, सिर्फ उसको जो है वो असिस्ट करवाने का काम होता है, ताकि अगर कोई ड्रॉबैक हो जाए तो वहां पे वो चीज कंट्रोल की जा सके। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया हमारे पास में पीएसवी। अब आ जाता है हमारे पास में कंट्रोल मोड, और कंट्रोल मोड में जो है वो हमारे पास में पहली चीज आ जाती है दोस्तों सीएमवी। कौन सा आ जाता है दोस्तों, सीएमवी को हम ले लेते हैं। सीएमवी इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब इसको जो है वो ध्यान से समझ दोस्तों, सीएमवी मोड जो है वो उसमें होता है कि इसमें कंप्लीटली वर्क जो है वो वेंटिलेटर करता है, सारा काम जो है वो वेंटिलेटर करेगा, यानी कि सब कुछ चीजें जो है वो वेंटिलेटर करेगा। पेशेंट का एफर्ट जीरो रहेगा, पेशेंट एफर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर पेशेंट एफर्ट करना चाहेगा तो भी उसको जो है वो नकार देगा, यानी कि वेंटिलेटर खुद से देगा, खुद से खींचेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो वेंटिलेटर के पास में रहेगा। कब देना है कब लेना है, अगर पेशेंट कहे कि मैं अब सांस छोड़ दूं, बोला नहीं हम कहेंगे तब लेना है, तो जब वो कहेगा तब जाएगी एयर, जब वो कहेगा तो एयर बाहर आएगी। यानी कि कंप्लीटली जो है वो वेंटिलेटर डिपेंडेंट या क्लाइंट डिपेंडेंट होता है किस पे, सीएमवी पे। या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर मरे हुए आदमी को भी सीएमवी मोड पे डाल दें तो ऐसे लगेगा कि वो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है। उसमें पेशेंट का जो है वो एफर्ट जीरो होता है, अगर पेशेंट करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर सकता। अब देन उसके इंडिकेशन आ जाते हैं कि कब जो है वो हम सीएमवी लगाते हैं। तो दोस्तों इंडिकेशन में जो है बेसिकली सीएमवी मोड कब लगा देते हैं, जब पेशेंट कंप्लीटली पैरालाइज हो, जब पेशेंट कंप्लीटली एनेस्थेसिया में हो, जब पेशेंट की मसल्स कंप्लीटली रिलैक्सेंट हो, तब ही सीएमवी मोड जो है वो यूज करते हैं। बेसिकली ओटी के टाइम पे जो है वो इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि पेशेंट अवेक है, देन वो जैसे ही रेस्पिरेशन करना चाहेगा तो वेंटिलेटर उस टाइम पे हवा दे देगा, तो ये पेशेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट मोड आता है। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि सबसे डिफिकल्ट मोड जो है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास में सीएमवी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो पेशेंट खुद से करना चाहेगा तो वेंटिलेटर उसको बिल्कुल भी नहीं करने देता है। तो ये होता है हमारे पास में सीएमवी। देन इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि अगर गलती से भी ट्यूबिंग हट गई तो पेशेंट सीधा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा डिपेंडेंट वेंटिलेटर पे होता है। दूसरी चीज, मसल्स कंप्लीटली रिलैक्सेंट होनी चाहिए और पेशेंट कंप्लीटली जो है वो एनेस्थेसिया में होना चाहिए। पेशेंट कंप्लीटली जो है वो सेडेट होना चाहिए, पेशेंट कंप्लीटली जो है मसल्स रिलैक्सेंट होना चाहिए, तभी ये सीएमवी मोड जो है वो सही तरीके से काम करेगा। अगर पेशेंट थोड़ा भी अवेक है, थोड़ा भी जो है वो जागरूक है, तो पेशेंट के लिए जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर होगा दोस्तों? तो ये हमारे पास में सीएमवी मोड जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है हमारे पास में एसीवी या एसीएमवी। फुल फॉर्म क्या होगी? असिस्ट कंट्रोल मोड। ये हो गया हमारे पास में असिस्ट कंट्रोल मोड। इसमें क्या होता है दोस्तों? असिस्ट कंट्रोल मोड या इसमें असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या करता है कि पेशेंट अगर यहां पे कंट्रोल तो सेम एज सीएमवी, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेटर होता है, प्लस पेशेंट के एफर्ट पे जो है वो ट्रिगर और करता है। यानी कि यूं मान के चलिए कि सीएमवी ने डिसाइड कर दिया है कि मुझे 12 जो है वो रेट से देना है, 12 रेट से जो है मुझे रेस्पिरेशन देना है, लेकिन अगर पेशेंट ने थोड़ा सा भी गैस कर लिया तो उस टाइम पे एक एफर्ट और बढ़ा देगा। यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सेसिव मोड होता है। क्या होता है कि सपोज कीजिए मैं हूं क्लाइंट
और मुझे जो है एसीवी मोड पे डाला गया, देन कंटिन्यूअसली सीएमवी की तरह डाल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने गैप्स किया या थोड़ा सा जो है मैंने रेस्पिरेटरी एफर्ट दिया, तो पूरा का पूरा टाइडल वॉल्यूम जो है वो उसको देते हैं। यानी कि इसको समझने के लिए हम आपको फॉर्मूला देते हैं। शादी से पहले वाली जो फेज आती है, प्रेमिक प्रेमिका वाली फेज आती है, कि वैसे तो जो है वो प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका को वैसे तो खाना खिलाता ही है, लेकिन अगर गलती से उसने बोल दिया कि मुझे थोड़ी भूख और लग रही है तो ये ले, बाद में शादी के बाद नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा और दे देंगे। यानी कि जितना सीएमयू ने डिसाइड किया उतना तो देंगे ही देंगे, उसमें थोड़ा सा और दे देंगे। देन ये कब किया जाता है दोस्तों? ये यूज में किया जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो है वो ये मोड यूज में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस कंडीशन में जो है वो और मोर ज्यादा जो है वो एफर्ट या मोर ज्यादा टाइडल वॉल्यूम दी जाती है। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक जो है वो इसका होता है कि इसमें जो है वो पेशेंट होता है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में चला जाता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्यों? क्योंकि जब जो मान लीजिए जितना खाना देना है उतना से उससे ज्यादा दे देते हैं। अब अगर प्रेमिका को ज्यादा ही खिलाओगे तो वो मोटी होगी, ठीक उसी तरीके से पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में जाता है। ये इसका जो है वो ड्रॉबैक आता है। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास में सबसे अच्छा मोड, दैट इज SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेटर। क्या होता है दोस्तों? सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या करता है दोस्तों? इसमें क्या करता है कि पेशेंट को जो है वो फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से जो है वो रेस्पिरेशन करो, और सबसे ज्यादा यूज में भी यही लिया जाता है। इसमें बोल देते हैं कि पेशेंट अपने आप से हिसाब से करो, जैसे ही पेशेंट नहीं करेगा तो ये कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल है, पेशेंट ने जो है वो रेस्पिरेशन लिया देन किया, देन उसके बाद रेस्पिरेशन लिया देन छोड़ा, देन रेस्पिरेशन लिया देन छोड़ा, इस तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही मान लो पेशेंट ने जो नहीं किया देन वेंटिलेटर दे देता है। यानी कि इसको अलग डायग्राम के रूप में देखें तो इसको इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में जो है वो वेंटिलेशन का हो गया, पेशेंट ने छोड़ा लिया, पेशेंट ने छोड़ा लिया, लेकिन जैसे ही जो है हमारे पास में कुछ हुआ देन यहां पे जो है वो हमारे पास वेंटिलेटर ने दिया, देन वापस जो है वो पेशेंट ने अपने आप से लिया। तो इस तरीके से जो है वो जब तक पेशेंट लेता है तब तक लेता है, और जैसे ही छोड़ा या कुछ कम पड़ा तो यहां पे वेंटिलेटर ने दे दिया। ये पेशेंट ने खुद से किया, ये पेशेंट ने खुद से किया, ये पेशेंट ने खुद किया, यहां पे वेंटिलेटर ने दे दिया। यानी कि जब भी जो है वो जरूरत पड़ेगी तो उस कंडीशन में जो है वो वेंटिलेटर खुद से देगा। तो सबसे अच्छा जो है वो यही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? SIMV मोड। इसमें क्या होता है, जब तक पेशेंट खुद से लेता है तब तक ले लेता है, लेकिन जैसे ही जो है वो हमारे पास में पेशेंट नहीं लेता है तो उसको जो है वो खुद से देता है वेंटिलेटर। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिकली बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, और इसमें जस्ट जो है वो सपोर्ट जो है वो उसको मेंटेन करते हैं, सपोर्ट को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? अब तक जो है वो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी कि वेंटिलेटर क्या होता है या मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है या तो कंप्लीटली रेस्पिरेशन दे या रेस्पिरेशन में हेल्प करे। अगर 1 बाय 1 करके हम स्टडी की बात करें तो हमारे पास में वेंटिलेटर हो गया कि या तो रेस्पिरेशन दे या फिर जो है वो हमारे पास में उसमें हेल्प करे। तो ये चीज होगी। देन उसके बाद जो है वो हमने 2-3 चीजें डिस्कस की थी। देन कौन सी कंडीशन में अगर GCS 8 से कम है तब दिया जाता है, या फिर इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन है तब दिया जाता है, या फिर CO2 रिटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव क्या होता है। इन्वेजिव का मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी में ट्यूब डाल के जो है वो रेस्पिरेशन किया जाता है, वो इन्वेजिव होता है। और नॉन इन्वेजिव होता है हमारे पास में नाक पे यहाँ पे मास्क लगा दिया जाता है, टाइट मास्क, जैसे इमेज में आप देख रहे हो वो होता है नॉन इन्वेजिव। फिर हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर में जो हम ट्रेकिया के थ्रू जो है वो एयर अंदर देते हैं, लेते हैं वापस, वो पॉजिटिव। और नेगेटिव प्रेशर में क्या करते हैं, लंग्स में नेगेटिव कैविटी में जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर हवा अंदर जाएगी, वो हो गया हमारे पास में नेगेटिव प्रेशर। इमेज बेस पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैंने 4 चीजें डिस्कस की थी, वॉल्यूम, प्रेशर, रेट एंड FiO2। वॉल्यूम को कहता है कि कितनी वॉल्यूम हमें देनी है। देन वॉल्यूम अगर हम फिक्स कर देंगे तो प्रेशर वेंटिलेटर डिसाइड करेगा। अगर हम प्रेशर डिसाइड कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में वेंटिलेटर डिसाइड कर देगा। ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के दिया। अगर लंग्स स्टिफ है, लंग्स टाइट है,
तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम 500 डिसाइड कर दिया तो ज्यादा प्रेशर से देना पड़ेगा, तभी 500 जाएगी। अगर लंग्स कंप्लाइन है, सॉफ्ट है, तो 500 टाइडल वॉल्यूम कम प्रेशर में भी दे दी जाएगी। क्लियर है? ऐसे वाइस वर्सा हो जाता है। अगर हमें प्रेशर डिसाइड करना है कि मुझे यहां पे 50 प्रेशर रखना है, तो दोस्तों आपको पता है 50 प्रेशर रखेंगे तो अगर स्टिफ है तो कम ही वॉल्यूम जाएगी, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम नहीं जाएगी, वो स्टिफ है, टाइट है। अगर कंप्लाइन है तो 50 में बहुत सारी वॉल्यूम अंदर चली जाएगी। कंसेप्ट बहुत जो है वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद टाइडल वॉल्यूम कैसे डिसाइड करते हैं, उसका मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, 5 से 15 सीसी पर केजी होता है। लेकिन आजकल ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, टोटल बॉडी आइडल वेट पे होता है। तो टोटल बॉडी आइडल वेट का जो है वो फॉर्मूला था हमारे पास में, मेल में अलग था और फीमेल में अलग था। ऑलरेडी जो है वो इसका डिस्कशन हो चुका है। 50 प्लस 2.3 इंटू टोटल हाइट इन इंचेज माइनस 60, ये मेल का था। और 15.5 प्लस 2.3 टोटल हाइट इन इंचेज माइनस 60, ये फीमेल में था। इस तरीके से काउंट करते हैं। देन हमने जो है वो हमने पीप को डिस्कस किया था, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जो कि एल्वुलाई को कोलैप्स होने से रोकता है, वो हो गया हमारे पास में पीप हो गया। देन हमने जो है वो डिस्कस किया था FiO2 के बारे में, रेट के बारे में। रेट मैंने बताया था कि अगर ARDS की कंडीशन है तो रेट ज्यादा रहेगी, और COPD वाली कंडीशन है तो रेट जो है वो कम रहेगी। बेसिक था 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट जो है वो रेट होती है। देन FiO2 कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है हमारे पास में ABG एनालिसिस से। फिर हमने डिस्कस किया था इसके मोड पे, असिस्ट मोड मतलब जस्ट हेल्प करते हैं। इसमें CPAP था, बाइपेप था और PHV था। PHV दोनों में आता है, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस मोड होता है, स्वैत मोड, जिसको हम विनिंग मोड के नाम से भी जाना जाता है। देन हमने CPAP को किया, कंटिन्यूअस प्रेशर होता है, 6 के प्रेशर से पंखा चल रहा था। बाइपेप होता है जिसमें इंस्पिरेशन में 12 हो जाता है, एक्सपिरेशन में 6 हो जाता है। प्रेशर सपोर्ट पे जस्ट सपोर्ट करता है। CME पे कंप्लीटली जो है वो वेंटिलेटर करता है, सारा एफर्ट वेंटिलेटर करता है, पेशेंट को 0 कर दिया जाता है। मसल्स रिलैक्सेंट चाहिए, कंप्लीटली सेडेटिव की जरूरत होती है। OT में बेसिकली काम में लिया था। AC असिस्ट कंट्रोल, असिस्ट कंटिन्यूअस वेंटिलेटर या असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें पेशेंट जो है वो CMV की तरह होता है, लेकिन जैसे पेशेंट ने थोड़ा सा एफर्ट किया तो और एक्स्ट्रा दिया जाता है। ड्रॉबैक हो गया हमारे पास में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसमें क्या करता है, जब तक पेशेंट करता है तब तक करता है, और उसके बाद जैसे ही पेशेंट नहीं करता है तो वेंटिलेटर देता है। सबसे अच्छा मोड यही होता है। देन उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस मोड। स्पॉन्टेनियस मोड जो है वो कंप्लीटली पेशेंट ही करता है, जस्ट SIMV मोड की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि हर बार इंस्पिरेशन में थोड़ी सी एयर दे दी जाती है, हर इंस्पिरेशन में। जैसे यहां तो क्या था, एक बार पेशेंट ने किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार वेंटिलेशन ने कर दिया। लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे स्पॉन्टेनियस में 300 जो है वो पेशेंट ने ली, 200 जो है वो वेंटिलेटर ने दी। अगली बार पेशेंट ने 400 ली तो वेंटिलेटर ने 100 दे दी। फिर से अगली बार मान लो पेशेंट ने पूरी 500 ले ली तो इसने कुछ नहीं दिया। मतलब हर वेंटिलेशन पे जो है वो कुछ ना कुछ देता है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस स्वैत मोड। क्लियर है? बाकी आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग मोड भी आ गए। आजकल SIMV प्लस PHV मोड भी आ गया। तो ये सारी चीजें जो है, बट बेसिक सारा कंसेप्ट जो है वो इसी पे आधारित होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में वेंटिलेटर कंप्लीट हुआ। अब इसके MCQ सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं MCQ का क्या कहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो है वो कितना नॉलेज गेन हुआ है। तो MCQ बात करें, पहला MCQ ले लेते हैं दोस्तों। एन आर्टिफिशियल एयरवे लाइक एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज यूज्ड इन फॉलोइंग टाइप ऑफ वेंटिलेशन। आपको पता है कि वेंटिलेशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा जो है वो दिया जाता है। तो वो कौन सा होता है? 2 प्रकार के बताए थे मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में तो क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव वाले में तो क्या बताया था, बाहर से जो है वो ट्यूब डाल के जो है वो अंदर दिया जाता है। तो वो कौन सा हो गया हमारे पास में? पॉजिटिव। तो ये हो गया आंसर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, आंसर हो गया हमारे पास में पॉजिटिव। नेगेटिव वाले में यहां पे चेस्ट पे रख के फिर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है। देन अपोजिट प्रेशर ऐसी कोई चीज नहीं होती, और इनडायरेक्ट प्रेशर ऐसी कोई चीज नहीं है। आंसर हो गया हमारे पास में दोस्तों ए। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द एब्डोमेन एंड thorax to draw air into the lungs through the upper airway in the following type of ventilation। यानी कि यहां पे कहना चाह रहा है कि प्रेशर जो है वो थोरेक्स और एब्डोमेन पे लगाया जाता है। थोरेक्स और एब्डोमेन पे, जैसे मैं यहां पे करूं तो ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव प्रेशर। तो देखो यहां पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, जी नहीं, पॉजिटिव होता है अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब से यहां से प्रेशर दिया जाता है, वो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होगा, थोरेसिक या फिर हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वो हो गया नेगेटिव। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? नेगेटिव।
नेक्स्ट है अपोजिट प्रेशर, जी नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। इनडायरेक्ट प्रेशर, जी नहीं। आंसर आ गया हमारे पास में दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वेंटिलेशन लॉक आउट द पेशेंट एफर्ट टू ब्रीथ। यानी कि इसमें क्या करते हैं कि टोटल जो है वो वेंटिलेटर करता है, पेशेंट का एफर्ट जीरो हो जाता है। तो कौन सा था दोस्तों? बिल्कुल पहला कंट्रोल मोड, दैट इज CMV। ठीक है, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन या कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन भी इसको बोलते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूजन। ठीक है, दूसरा सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन, जी नहीं दोस्तों। असिस्ट कंट्रोल मोड, जी नहीं दोस्तों। प्रेशर कंट्रोल मोड, जी नहीं दोस्तों। आंसर चला जाएगा हमारे पास में ACV। काफी अच्छा क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वेंटिलेशन हैज द रिस्क ऑफ पेशेंट गेटिंग रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस जो है वो कौन से मोड में जो है पेशेंट लेता है? मैंने आपको बार बार बताया था कि एक्स्ट्रा देने वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला, कौन सा था? ACV। या हम बात करते हैं ACMV। पहला है ऑप्शन कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, जी नहीं दोस्तों। दूसरा है SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट वेंटिलेशन, जी नहीं दोस्तों। तीसरा असिस्ट कंट्रोल मोड, जी बिल्कुल दोस्तों। असिस्ट कंट्रोल मोड, ये मैंने बोला असिस्ट कंट्रोल मोड या फिर ACMV असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, दोनों एक ही चीज है। तो आंसर चला जाएगा दोस्तों हमारे पास में C। प्रेशर कंट्रोल मोड नहीं आएगा, बच्चों में आएगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। द मोड ऑफ वेंटिलेशन विच अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली इन हैज हर और ऑन रेस्पिरेशन डेप्थ बिटवीन द वेंटिलेशन ब्रीथ। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें पेशेंट जो है वो खुद से लेता है और बीच बीच में स्पॉन्टेनियसली जो है वो वेंटिलेटर देता है। तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा यूज में लेने वाला है और सबसे अच्छा मेथड होता है। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका आंसर दीजिए, कौन सा मोड होता है? कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन होता है, या SIME सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट वेंटिलेशन होता है, या असिस्ट कंट्रोल होता है, या फिर प्रेशर कंट्रोल होता है? क्वेश्चन समझ में आएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने बोला है कि वेंटिलेशन मोड कौन सा है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करता है कंटिन्यूसली, एंड इन बिटवीन रेस्पिरेशन में जो है वो हमारे पास में वेंटिलेटर देता है। तो कौन सा मोड होता है इसको आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू, मिनट वेंटिलेशन किसको कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा था कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों? दैट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में मिनट वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों? मिनट वेंटिलेशन होता है हमारे पास में टोटल जो हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम है इनटू रेस्पिरेटरी रेट है। ये जो है वो हमारे पास में मिनट वेंटिलेशन होता है। समझिए, मिनट वेंटिलेशन होता है एक मिनट के अंदर कितना वेंटिलेशन ले रहा है। तो दोस्तों हमें पता है कितना हम टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं और कितनी रेस्पिरेटरी रेट से दे रहे हैं, वही हो गया हमारे पास में मिनट वेंटिलेशन। पहला है FiO2 इंटू पीप, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है FiO2 डिवाइडेड बाई पीप, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी, कितनी एयर एक बार में दे रहे हैं और एक मिनट में कितना दे रहे हैं, वही तो आएगा हमारे पास में मिनट वेंटिलेशन, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम डिवाइडेड रेस्पिरेटरी रेट, नहीं सर डिवाइडेड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। आंसर चला जाएगा हमारे पास में, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है CPAP एंड BiPAP मोड आर यूजुअली यूज्ड। CPAP और BiPAP जो है वो कब लिया जाता है? तो दोस्तों CPAP और BiPAP जो है वो कब लिया जाता है? बैकअप के रूप में ले सकते हैं, CO2 रिटेंशन के रूप में ले सकते हैं, जब हमारे पास में एंडोट्रेकियल ट्यूब या एनेस्थेटिक ट्यूब नहीं पहुंची है या वो सपोर्ट नहीं पहुंचा तब हम ले सकते हैं। ऑप्शन देखो, इन कॉन्जुगेशन विद द ब्रोंकियोडायलेटर एंड स्टेरॉइड, यानी कि ये स्टेरॉइड और ब्रोंकियोडायलेटर के कॉन्जुगेशन में, जी दोस्तों बिल्कुल होता है। नेक्स्ट टू डिले इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन में डिले हो रहा है तब तक हम CPAP पे रख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है और पेशेंट क्रिटिकल है, GCS कम है, इंपेयर्ड ऑक्सीजन है, तो हम उसको जो है BiPAP पे रख लेते हैं। तो ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट एज ए विनिंग प्रोटोकॉल, विनिंग प्रोटोकॉल होता है जब उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जैसे किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे है, उसको वेंटिलेटर से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, तो वेंटिलेटर से निकालने के बाद उसको CPAP या BiPAP पे रखते हैं और फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट पे रखते हैं। तो ये विनिंग मोड भी होते हैं दोनों के दोनों। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स दोस्तों आंसर जाएगा हमारे पास में D, ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड ए हायर पीप टू बी अप्लाइड इन रिक्रूटिंग कोलैप्स एल्विलाई, यानी कि कौन सी कंडीशन में जो है वो हमें हाई पीप जो है वो रखना है। तो दोस्तों बार बार मैंने कहा था आपको, हाई पीप जो है वो किस कंडीशन में रखी जाती है? हाई पीप रखी जाती है
ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और लो कब रखी जाती है? जब डिक्रीज जो है वो हमारे पास में जो है वो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, अस्थमा में, इनमें जो है वो डिक्रीज रखी जाती है। पहले अस्थमा में पीप जो है वो डिक्रीज रखी जाती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, मैंने बार बार बताया था, इसमें पीप हमें ज्यादा रखनी होती है। क्वेश्चन भी यही पूछा है कि कौन सी कंडीशन में पीप जो है वो ज्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट है ब्रोंकोथिसाइटिस। जी नहीं दोस्तों, इसमें नहीं होता है। देन एम्फाइसीमा में तो ऑलरेडी जो है वो एल्वेलाई डायलेट होती है, तो वहां पे पीप नहीं रखी जाती क्योंकि ऑलरेडी डायलेटेड है, वहां पे पीप हाई रखने की जरूरत नहीं है। आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। तो आज की टॉपिक में हमने जो है वो क्या क्या डिस्कस किया? आज की टॉपिक में हमने जो है वो ये सारी चीजें डिस्कस की। वेंटिलेटर डिस्कस किया, कौन से मोड होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस की। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी वो चीज बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो चीज भी जो है वो आप बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास का जो है वो समापन करते हैं। दोस्तों आपके कमेंट और आपकी चीजें जो है वो हमारे लिए मोटिवेशनल है, तो जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो, जितनी भी टफ चीजें अगर आपको लगती है वो चीजें आप लेके आइए, उसको जो है वो हम अच्छे से क्लियर करवाएंगे। यही हमारे पास में जो है वो TNC एक्सप्रेस का मोटो है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।